आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शौत। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता था। अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें। पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को धूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया, उसे सहज ही नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़ दी जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं, जाकर ला दे। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों ले आए? चुंदरी के बदले उसे दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम न आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने हाथ पैर दिए नहीं है। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका फल यही मिला। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर। ते मेरा गला तो छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता। पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही है? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा होकर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठो, 2-4 दिन में आप ही घर में उतर जावेगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा नहीं तो। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसीलिए रामू को आज उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसे जोड़ जोड़ कर बनवाया था। अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया था और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी क्या नई स्त्री लाते और यह मेरी दुर्गति ऐसे करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चे को
पहले ही छीन लिया, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते हुए देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा, इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ठेले की भी चीज नहीं ले जा रही। गांव वाले की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ, तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा ना थी कि यूं वह जाएगी। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिढोरा पीटाओ, यहाँ किसी को डर नहीं है। तू अपने घर से क्या लेके ही आई थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह ना लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खोलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। दसिया ठट्ठा मार कर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, या किसी से ना छिपा हुआ था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रहती हूँ, अपनी कमाई खाती हूँ। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें खली भूसे ही नहीं देकर रह जाती, रोज 2 रोटियां भी खिलाती है, घंटों सहलाती है, कभी कभी कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती, मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी। अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना है 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा रहता था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी, अब लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन यूं कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा, लेकिन अंदर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर निकल आई। शायद उस आदमी से पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कोई परवाह नहीं, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरा पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं ना मिला। जब रजिया द्वार के चौखट पर बैठी तो इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह साप दिया था, अब वह जलन ना थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या की योग्य नहीं, दया की योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था, 10 लंघन तो बिल्कुल झुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी भी तो टोटा रहा, खाने पीने को भी तो ठीक ठाक ना मिला होगा। पड़ोस की एक स्त्री ने आग लगाने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपना बैरी भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, वे बेचारे तो खुद ही परेशान रहते हैं। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कर बैठे हो, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा, किसी की बुराई क्या करूं। फिर कोई मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता।
दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई। पड़ोसी ने आज्ञा मांगकर मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई, कुएं पर पानी खींचने गई, पर उसकी आंखें उसी रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी यानी रामू के गांव को जाता था। कोई उसे अवश्य बुलाने आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना, मगर रामू तो चेत पड़ा होगा। 10 लंघन जो हुआ है और उसके देह में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाने आएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है। रजिया घर को आई, बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर ही लगा हुआ था। इसमें स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15 बरस बीते। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती झमादान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फुहड़ थी। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसकी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके भी क्या होता, घर में पैसे ना थे और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा रहता है और रजिया को याद करके बार बार रोता है। दसिया को कोसता है, तेरी ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन किस मुंह से बुलाऊं। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध की क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किए, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च ना था और यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं थे। सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, बोली, रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर जाओ भैया जोखू, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन, वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना करना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके रुपए हो सूरत करके मुझे बतला देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा क्यों दुबला हो रहा है? दसिया बोली, गाय जो तुम छोड़कर गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल गाय लेकर आऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी, रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। दसिया के जौहर भी इसी त्याग की आंच में निकल आए। विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को सौतनी बेटी समझती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी, मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आप आज जोखू के बाप होते तो बात ही कुछ और होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ, वे जितना करते मैं उसका दूना करूंगी। जब मैं मर जाऊंगी तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो, अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसा चाहो रहो, मुझे एक रोटी दे दो बस, मुझे और क्या करना, मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो भी जीता है।
दसिया ने उसकी गोद में सर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम नहीं होती तो किसके द्वार पर खड़ी होती। घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौत कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।